पिछले 10 दिनों में छत्तीसगढ़ के आदिवासी 1,70,000 हेक्टेयर में फैले हसदेव जंगल को बचाने के लिए सरगुजा और कोरबा से निकलकर 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने पर मजबूर हुए हैं। आदिवासियों का ये आंदोलन फिलहाल राजधानी रायपुर में जारी है। आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए उस पर हो रहे खनन के खिलाफ खड़े हुए हैं। मगर ये आंदोलन सिर्फ इन 10 दिनों का नहीं बल्कि पिछले 10 साल पुराना है। आज द वायर एक्सप्लेन्स में हम आपको सुनाएंगे हसदेव अरण्य की कहानी। हसदेव अरण्य एक बड़े फॉरेस्टेड कॉरिडोर का हिस्सा है जो मध्य भारत में 1,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये क्षेत्र भारत के आदिवासियों का पारंपरिक घर है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में हाथी भी रहते हैं। कई अनुमानों के अनुसार इन जंगलों के नीचे करीब 5 अरब टन का कोयला मौजूद है और इसी लिहाज से इस इलाके में खनन यानी माइनिंग एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय बन चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग कोयला खनन कर रहे कॉर्पोरेटों के खिलाफ लंबे समय से विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र के 30 गांव लगातार पिछले 10 सालों से अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की अगुवाई में संघर्ष कर रहे हैं। लगातार संघर्ष के बावजूद भी वहां पर कोयला खदान खोलने की प्रक्रिया निरंतर जारी रखी गई है। 20 से ज़्यादा ग्राम सभाओं ने केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव पारित करके अपने यहाँ खदान नहीं खोलने की निवेदन किया। उसके बावजूद ये कोयला खदान खोलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। हसदेव अरण्य की इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी के कारण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में इसे खनन के लिए एक नो गो जोन घोषित कर दिया था। हालांकि इस स्टेटस को 2011 में ही रद्द कर दिया गया था और 2 साल बाद यानी कि 2013 में पारसा ईस्ट केते बेसन यानी कि PEKB में अडानी एंटरप्राइजेस को माइन डेवलपर और ऑपरेटर बनाते हुए हसदेव के जंगलों में पहले फेज का कोयला खनन शुरू हुआ। अरण्य सरगुजा और कोरबा के सीमा के क्षेत्र में आता है। ये एक बहुत बड़ा जंगल है और शायद इस देश का सबसे बड़ा अविभाजित जंगल है। जो बाकी जंगल है वो थोड़े टूट गए हैं। ये एक कंटिग्यूअस फॉरेस्ट स्ट्रेच है, बहुत घना जंगल है, वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। और जब जयराम रमेश जी जब पर्यावरण मंत्री थे तब उनका एक स्टडी हुआ था कि यहाँ कहाँ पे हम कोल माइनिंग कर सकते हैं, तो इसको एक नो गो क्षेत्र माना गया था कि यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अविभाजित जंगल है और उस वैसे जंगल अभी पर्यावरण के सुरक्षा के लिए हमको चाहिए। ये बहुत एक महत्वपूर्ण जगह है जो हमको चाहिए और इसको सुरक्षित रखना चाहिए। इसमें हम खदानें नहीं खोद सकते हैं। तो उनके ये नोगो क्षेत्र में आया था वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगराइजेशन में। उसके बाद कुछ सरकार में बदलाव आते हैं, कुछ अलग प्रकार के विचार आते हैं और नोगो क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पे जो कोल ब्लॉक्स हैं वो माइनिंग के लिए दिए जाते, वहां पे माइनिंग शुरू भी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ खदानें हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं और उसका दुष्प्रभाव बहुत हो रहा है। आपको मालूम होगा कि ये जो यहाँ पे एक हाथियों का अभयारण्य की भी बात हो रही है क्योंकि ये हाथियों के गुजरने का भी इलाका है कि जो जंगल खत्म हो रहा है उससे जो प्रदूषण हो रहा है, उससे उनकी फसलें खराब होती है, उनका स्वास्थ्य पे जो असर होता है और जो जंगल चला जाता है उनके हाथों से, उसका तो अपूर्णीय क्षति हो ही रही है इन गाँवों में। 2015 में अडानी एंटरप्राइजेस और एक राज्य बिजली कंपनी को हसदेव के जंगलों में कोयले खदान करने के लिए एक बड़ा भंडार आवंटित किया गया। ये था पारसा कोल ब्लॉक। इस बार आदिवासियों ने PEKB खदान के नकारात्मक प्रभावों को महसूस करते हुए कॉर्पोरेट का कड़ा विरोध किया। ये प्रभाव कुछ ऐसे थे कि जंगल और जमीन का प्रदूषण, जल का प्रदूषण और उसके साथ साथ आदिवासी संस्कृति पर भी इस चीज को एक अटैक माना गया। कॉर्पोरेट को अभी भी संचालन शुरू करने से पहले जरूरी वन और पर्यावरण अनुमति हासिल करनी थी। आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कंपनी के अधिकारियों को अपने गांवों में जन सुनवाई करने से रोक दिया और ये बात साफ की कि वो अपनी जमीन पर किसी भी तरह का खनन नहीं होने देंगे। फिलहाल
खनन गतिविधि के लिए भारत सरकार ने हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में 30 कोयला ब्लॉक निर्धारित किए हैं। पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर इस क्षेत्र के लोग आंदोलन करने पर क्यों मजबूर हुए। पारसा ईस्ट केते बेसन यानी कि PEKB के 2 कोयला ब्लॉक राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉर्पोरेशन को आवंटित किए गए थे, जिसके MDO जैसा कि हमने बताया अडानी एंटरप्राइजेस है। पहले ब्लॉक में 2013 से खनन जारी है और दूसरे खदान में खनन गतिविधि 2028 से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। ये के ग्रामीणों ने कहा है कि वन भूमि के अधिग्रहण के लिए संबंधित ग्राम सभाओं के लिखित सहमति पत्र की जरूरत है। इस इलाके के ग्रामीणों ने कहा है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी कि 2006 का वन कानून पर किसी भी तरह से काम करने के लिए सभी क्लेम्स के सेटलमेंट और ग्राम सभा की तरफ से लिखित स्वीकृति पत्र की जरूरत होती है, जो इस क्षेत्र में नहीं की गई है। दिसंबर 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव जीता तो इसे आदिवासियों में उम्मीद जागी थी। 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ पर भाजपा का शासन था, एक ऐसी पार्टी जिसे पूंजीपतियों का हितैषी माना जाता है। भाजपा ने ही स्थानीय समुदाय की आपत्तियों के बावजूद हसदेव अरण्य जंगल में पहली कोयला खदान खोलने की अनुमति दी थी। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने आदिवासी समुदायों के समर्थन में मजबूती खड़ी की थी और सरकार की खनन नीतियों को लगातार चुनौती भी दी थी। जून 2015 में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य जंगल के मदनपुर गांव का दौरा भी किया था। गांधी ने वहां आदिवासियों से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। फिलहाल चलती हुई इस यात्रा की शुरुआत मदनपुर के उसी गांव से हुई थी और उस ऐतिहासिक स्थान से की गई थी जहां पर 2015 में राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य के समस्त ग्राम सभाओं के लोगों को संबोधित किया था और उनके जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए संकल्प लिया था और ये कहा था कि इस संघर्ष में वे उनके साथ हैं। विकासात्मक प्रतिक्रियाओं के विभिन्न चरणों में विभिन्न ब्लॉकों के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि ICFRE की तरफ से एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि क्षेत्र के 23 प्रस्तावित कोयला ब्लॉकों में से 14 को घने जंगल होने की वजह से मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। अध्ययन में ये लिखा है कि खनन से संबंधित भूमि उपयोग परिवर्तन, वन कवर, वन प्रकार और वन विखंडन को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि दूसरी तरफ अध्ययन में ये भी कहा गया है कि अन्य ब्लॉकों जैसे कि केंते, पारसा ईस्ट, कांता बेसन और तारा ब्लॉक में पर्यावरण सुरक्षा उपायों और संरक्षण विधियों के साथ खनन किया जा सकता है। भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन के खिलाफ क्षेत्र की रक्षा करने के लिए वादा करते हुए इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बनाया था और उसका इस्तेमाल भी किया था। हालांकि उन्होंने इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया है। आदिवासी कार्यकर्ता सरकार से इस रुख में छुपे अंतर्विरोध की बात करते हैं। हसदेव के जो 5 कोल ब्लॉक हैं, इससे लगभग 17 एकड़ जंगल खत्म होगा, 7 गांव विस्थापित होंगे, 15 गांव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे और जब लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलकर जो पैसा वन अधिकार जैसे ऐतिहासिक कानून है, इन कानूनों को दरकिनार करके जो लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया आगे करके पर्यावरणीय वन स्वीकृति लेके और खनन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसीलिए अंततः मजबूरी में लोगों को ये पदयात्रा करनी पड़ी। मुख्यमंत्री जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों, उनके जल जंगल जमीन की रक्षा के वादे के साथ सत्ता में काबिज हुई थी, उनके पास हम जाएंगे। और हसदेव के साथ एक राजनीतिक वादा भी कांग्रेस का था कि 2015 में स्वयं राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा था कि इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। उस वादे को भी याद दिलाने लोग आए थे कि मिलकर हम लोग ये जो आपने वादा किया है, हमारे इस वादे को पूरा करिए और जो 5 कोल ब्लॉक है उनको निरस्त किया जाए। जो फर्जी ग्राम सभा हुई उसकी जांच और कार्रवाई हो और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द हो। और ये सब हसदेव का मामला नहीं, क्योंकि इसी तरीके से कोल बैलिंग एक्ट से भूमि अधिग्रहण होता रहा तो 5वीं अनुसूची और पैसा का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो यात्रा है एक बहुत बड़ा संदेश दिया है पूरी दुनिया को, क्योंकि जो जंगल है वो वही है जहाँ आदिवासी है और जहाँ आदिवासी है वही जंगल है और उन्हीं पे सबसे बड़ा संकट है उन इलाकों में जो पूरे खनिज साधन है। और उस खनिजों को निकालने के लिए जबकि कोयले के विकल्प मौजूद हैं,
लेकिन फिर भी हम उस सह अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। और उसको खत्म करना मतलब धरती पे जो जीवन को बनाए रखने का, जो अस्तित्व को बनाए रखने का संकट है, हम उसको बढ़ाने का काम करेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।